Assalamu alaikum and welcome to another biology lecture. In this lecture we will discuss about the mode of nutrition in bacteria कि किस तरह से बैक्टीरिया एक्वायर या फिर सिंथेसाइज करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को और फिर बाद में उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। तो हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से मुराद है वो प्रोसेसेस जिनके थ्रू कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले एक्वायर करता है न्यूट्रिएंट्स को और फिर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए, ताकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स और उसी पेस के लिहाज से चलते रहें, ठीक है। और फिर ग्रोथ के लिए उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब जैसे न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर किया जाता है तो उनको फिर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रिएंट को एक्वायर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में तो उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में और फिर डिफरेंट प्रोटीन लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म में, और उसी तरह से वो ग्रोथ में यूटिलाइज होते रहते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जा सकता है, जनरल बॉडी हेल्थ के लिए न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाता है, और डिफेंस सिस्टम के अंदर या फिर डिफरेंट डिजीजेज या पैथोजन से डिफेंस के लिए भी न्यूट्रिएंट को यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया डू नीड एनर्जी। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया को हम ये कहें कि बैक्टीरिया सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो बैक्टीरिया को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। ऑल्दो दे आर यूनिसेलुलर, लेकिन उनको एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो कौन कौन से फंक्शंस हैं? सबसे पहले ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया ने भी ग्रो करना होता है, ठीक है, वो भी न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं और उनको फिर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू गुजार के उनको डिफरेंट और फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स को वो प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ग्रोथ पीरियड होता है या लॉग फेज होती है तो उसमें वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को। वो हम जैसे ही रिप्रोडक्शन ग्रोथ इन बैक्टीरिया देखेंगे तो वहाँ पे भी हम इस बात को डिस्कस भी करेंगे। तो उसके अलावा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी की। उसके अलावा बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन के लिए भी एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये बात जो है वो लिंक्ड है ग्रोथ के साथ कि जितना ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करता है, डबल इन साइज होता है, तो फिर वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन का या फिर डिवीजन का बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तरह कार्बन और एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, अपने सारे के सारे प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। वो फोटोसिंथेसिस हो, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, या कोई और बायोकेमिकल रिएक्शन जो उनकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, तो उसके लिए उनको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम सबसे पहले जाते हैं कि न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लो डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। तो हम बैक्टीरिया को जनरली दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया विच हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हैं और उससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होता है तो वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी के एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं तो उसकी बेस के ऊपर वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया जो कि एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया जो कि एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इनको डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी आती है बैक्टीरिया की मेन कैटेगरी, वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो वाले बैक्टीरिया जो कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सप्लाई के लिए। अब ये जो है वो तीन मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले है सेप्रोफिटिक, वो बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल या प्लांट ओरिजिन का या किसी भी ओरिजिन का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है डेड होता है उसको डिकम्पोज करके वहाँ से एनर्जी लेते हैं। फिर होते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे डिजीजेस काज करते हैं और खुद वहाँ से बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। और फिर होते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, वो वाले बैक्टीरिया जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, और वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप के बैक्टीरिया। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल जो
लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनके साथ बैक्टीरिया एसोसिएशन बनाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आल्दो नाइट्रोजन इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड या आर द एलिमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, नाइट्रोजन की फॉर्म में। तो प्लांट्स को उसको रिक्वायर करना होता है ईदर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट या फिर अमोनियम आयन, ठीक है। तो बैक्टीरिया उसको उस फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और उसके बदले में वहाँ से फूड लेते रहते हैं प्लांट से। तो ये सारी बातें हम इंशाल्लाह अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं कि व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। उनके अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब वो कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करके तो वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है। उसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ग्लूकोज से वो सेलुलोज वगैरह सिंथेसाइज, सॉरी सेलुलोज तो नहीं, डिफरेंट जो उनके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह सिंथेसाइज कर सकते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज के थ्रू, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी वी कैन क्लासीफाई इट इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, जो अभी हमने डिस्कस की। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जिस तरह से नाम इंडिकेट कर रहा है, द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड द वर्ड ऑटोट्रॉफिक मीन्स विच हैव द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एनर्जी ऑफ सनलाइट को यूटिलाइज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एटीपी और साथ ही साथ में NADH2 के अंदर, ठीक है, NADH2 के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में फिर इसी ATP और NADH2 को वो यूटिलाइज करके कार्बन फिक्सेशन कर सकते हैं, कैल्विन साइकिल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर रिवर्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के थ्रू कर सकते हैं। वो अभी हम देखेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। और ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो वाले पिगमेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरियो क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद होता है और दूसरा बैक्टीरियोफियोफाइटिन इनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। हमने इसमें पिछले लेक्चर में देखा भी था बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोफियोफाइटिन में डिफरेंस यही होता है, जो जनरली अगर हम बात करें क्लोरोफिल और फियोफाइटिन में, कि क्लोरोफिल के अंदर जो आपका पोरफाइरिन रिंग होता है कुछ इस तरह का, अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग एक ये बना लूँ, दूसरा ये बना लूँ, और तीसरा कुछ यूं हो जाए, और हमारे पास ये चौथा रिंग हो जाए, ठीक है। तो ये चारों के चारों ये जो चार रिंग्स हैं, ठीक है, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम Mg2+ आयन, ठीक है। और फ्यूफाइटीन में ये मैग्नीशियम जो है वो रिप्लेस हो जाता है दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो इसी तरह से बैक्टीरियो क्लोरोफिल में और बैक्टीरियो फ्यूफाइटीन में डिफरेंस है, ठीक है, कि वो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ मैग्नीशियम इज रिप्लेस विद 2 हाइड्रोजन एटम्स बैक्टीरियो फ्यूफाइटीन के अंदर, ठीक है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल कोई भी हो सकता है, डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर A B C हो सकता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल A B C D, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लेकिन इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे भी। तो ये जनरली प्रेजेंट हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स हैं या लेमिला उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जो मेम्ब्रेन के साथ अप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, इंटरनल साइड के ऊपर, जिनको क्लोरोसोम्स का नाम दिया जाता है, तो उसके अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सोर्स ऑफ कार्बन होता है वो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कि ये कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। और सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर यानी कि वो वाले सोर्स जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, अपने लाइट रिएक्शन के अंदर, तो वो वाटर नहीं होता जैसा प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं वाटर को, और वाटर को तोड़ के उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को वो यूटिलाइज कर देते हैं इन द रिडक्शन ऑफ NAD, ठीक है। तो वो पाथवे अगर आपको नहीं याद तो हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं कि
H2O को जनरली प्लांट्स के अंदर फोटोलाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में वो हाइड्रोजन एटम्स में रिलीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, और साथ ही साथ हाफ ऑक्सीजन, और अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 4 ही प्रोटॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लें तो ये हाफ नहीं होगा, ये कट हो जाएगा यहाँ से। तो ये तो जनरल प्रोसेस था, ठीक है। और आपको ये याद होगा कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये फिर रिडक्शन ऑफ NAD के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इस तरह से कि NAD पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू, बेसिकली वहाँ पे तो NADP होता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेते हैं, चले NADP कर लेते हैं, NADPH में वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर जिसको आप कह सकते हो लाइट रिएक्शन, उसके अंदर वो पंप हो जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो जाता है वहाँ पे वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर इस वाटर से नहीं आ रही होती, ठीक है। इसके अलावा कोई और सोर्स हो सकता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, डायरेक्टली हाइड्रोजन जो है उससे वो सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर ले सकते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं उसी बेस के ऊपर एन ऑक्सीजेनिक होते हैं। एन ऑक्सीजेनिक से मुराद ये है कि दे डोंट रिलीज ऑक्सीजन, जहाँ जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी तो वो इसलिए रिलीज हो रही थी कि यहाँ पे हमने यूटिलाइज किया वाटर को जिसके अंदर ऑक्सीजन का एटम मौजूद था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं है, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, उसके बजाय वो सल्फर को रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जनरली बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया से मुराद ये है कि दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं कि वो जनरल जो आपके जो मेन स्टेप्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रहे थे वो वाले स्टेप्स ये नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सोर्स ऑफ कार्बन है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर है वो और एनर्जी, ये तीनों जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला लिखा है CH2O होल टू द पावर n, ठीक है। तो इसको आप C6H12O6 भी लिख सकते हो। तो ये सिंथेसाइज कर देते हैं ग्लूकोज और n अमाउंट ऑफ सल्फर एटम्स सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो हमने बात की थी कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, उनकी लोकलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास लेमेला है या मेम्ब्रेन इन फोल्ड्स हैं, आपको नज़र आ रही होगी इस डायग्राम के अंदर कि ये जो एक आउटर मेम्ब्रेन है और उसके बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन है तो वो इन फोल्ड्स बना रही है कुछ इस तरह के। तो ये जो इन फोल्ड्स हैं ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है, और इन्हीं के अंदर ही डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं वो अटैच होते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये इनको कहा जाता है लैमिनल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, और ये पर्पल बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरे जो हमने बात की थी क्लोरोसोम्स की, वो इस तरह से ओवल या आप कह सकते हैं कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन की इनसाइड पे यहाँ पे ये इनसाइड मौजूद है और ये मेम्ब्रेन की आउटसाइड मौजूद है। तो वो इनर साइड के ऊपर मेम्ब्रेन के मौजूद होते हैं, वो मेम्ब्रेन के साथ प्रेस्ड होते हैं यानी कि क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं ग्रीन सल्फर और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि दिस ग्रीन स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हमने ज़रा जूम इन करके देखा है तो ये कार्टूनिक डायग्राम हमें बता रही है क्लोरोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के जो डिफरेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद हैं, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद है डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको मेन नज़र आ रहे हैं ब्राउन वाले, ये रिएक्शन सेंटर हैं, ठीक है। ये जो पर्पलिश या ब्लूइश से हैं ये डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो लाइट एनर्जी को ये कैप्चर करते हैं यहाँ से, फिर वो लाइट एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है रिएक्शन सेंटर के ऊपर और फिर वहाँ से वो आगे डिफरेंट प्रोटीन कम्प्लेक्सेस से होती हुई आगे फिर वो जनरेट करती है एनर्जी को। अब हम बात करते हैं जी जो जनरल लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर जो जनरल लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन इंटरनल जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और उसके अंदर डिफरेंट कम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। आपको अगर याद हो जो नॉर्मल प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस है उसमें हमने पढ़ा था कि दो फोटोसिस्टम्स होते हैं, एक फोटोसिस्टम 1 एंड अदर इज फोटोसिस्टम 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटोसिस्टम मौजूद होता है, ठीक है।
और उसी में डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके वापस आ रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइक्लिक मैनर के अंदर फ्लो करते हुए वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या साइक्लिक जो है वो लाइट रिएक्शन या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ज़रा इरेज कर देते हैं सारे को। अच्छा, अब जी ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे, दिस एल एच इज द लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स या एंटीना कम्प्लेक्स। इसका काम क्या है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करना और आगे रेजोनेट कर देना, ठीक है। यहाँ पे लाइट एनर्जी एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल के ऊपर रेजोनेट करती हुई जा रही है, ठीक है। दिस आर सी इज द रिएक्शन सेंटर, ठीक है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल के बारे में आपने ये भी याद रखना है कि वो फार रेड लाइट को, ठीक है, जैसे जो नॉर्मल क्लोरोफिल है जो कि ब्लू और रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं होता, ठीक है। ये फार रेड लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं जो कि समवट 800 टू 1000 नैनोमीटर के दरमियान आती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर का जो आपके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद है उसका मालिक्यूल फॉर एग्जांपल 870 नैनोमीटर वाला, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, ठीक है, और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में वो जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बीपीएच, जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल फियोफाइटीन का मालिक्यूल, सॉरी, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया जिसमें मैग्नीशियम की जगह पे 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके पास ये जो क्यूनोल प्यूल है उसके पास, ठीक है। क्यूनोल साथ ही में 2 हाइड्रोजन एटम्स को अपने साथ अटैच कर लेता है और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है उसी क्यू साइकिल के अंदर बाहर या पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर, ठीक है। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं साइटोक्रोम Bc1 कम्प्लेक्स के पास, वहाँ से आयरन सल्फर जो सेंटर्स हैं वहाँ उनके पास, ठीक है, और वहाँ से फिर साइटोक्रोम C2 के पास, ठीक है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फिर दोबारा से रिएक्शन सेंटर के पास आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो चलता रहता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट में इस कम्प्लेक्स के थ्रू भी प्रोटॉन्स पंप होते जाते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोटॉन्स यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है आउटर स्पेस में, तो वहाँ से इनसाइड मूव करते हैं, ठीक है, थ्रू दिस कम्प्लेक्स दैट इज टर्म्ड एज एटीपी सिंथेस। और एटीपी सिंथेस के थ्रू फिर एटीपी की जो सिंथेसिस होती है, ठीक है, वो कैपेसिटी रखता है कि वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी के अंदर। तो ये जनरल प्रोसेस है जो कि हम अगली एक एनिमेटेड डायग्राम है उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल हमने डिस्कस किया कि कुछ इस तरह से हो रहा होता है इसके अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से रेजोनेट करती हुई यहाँ से ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, ठीक है, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होती है रिएक्शन सेंटर के पास, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर से ये जो क्यू साइकिल है इसके अंदर, वो साथ से प्रोटॉन को इधर पंप कर रहा है। प्रोटॉन्स जब वहाँ से इधर वापस आते हैं तो उसके रिजल्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से एटीपी सिंथेसाइज होकर वो रिलीज हो रही है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे NADH की भी फॉर्मेशन होती है। और ATP और NADH जो इस प्रोसेस में या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है, तो वो फिर कार्बन फिक्सेशन के प्रोसेस के अंदर चला जाता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनका कार्बन फिक्सेशन साइकिल्स की बात करें तो जो पहला साइकिल है दैट इज टर्म्ड एज केल्विन साइकिल, ठीक है। अब केल्विन साइकिल जो है वो स्पेसिफिकली कुछ थोड़े बहुत बैक्टीरिया के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल पर्पल बैक्टीरिया या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो प्लांट लाइक होते हैं उनके अंदर, ठीक है, या फिर ज़्यादातर जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो भी इसी पाथवे को ही फॉलो करते हैं, केल्विन साइकिल वाले को, ठीक है। अब ये वही वाला केल्विन साइकिल है जिसको हम डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। सेम यहाँ पे भी सारा प्रोसेस हो रहा होगा कि हमारे पास जो सबसे पहले राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जिसको हम RUBP का नाम देते हैं, उसके ऊपर हम कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करते हैं सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐड करते हैं यूजिंग एंजाइम रुबिस्को, वही वाला एंजाइम, ठीक है, जो प्लांट्स में मौजूद होता है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू एक इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट फिर कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर, ठीक है। और फिर वहाँ से आगे हमने पढ़ा था कि जो रिडक्शन के पाथ फेज होते हैं, जिस तरह डार्क रिएक्शन में जो रिडक्शन के दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, एक में ATP सिंथेसाइज होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 1,3-बायोफॉस्फोग्लाइसरेट बनता है और फिर वहाँ से आगे हम रिडक्शन करते हैं तो NADPH कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से NADP के अंदर, ठीक है।
और ये यहाँ पे ये जो ATP था वो दोबारा से ADP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये दोबारा से लाइट रिएक्शन की तरफ चला जाएगा। और यहाँ वाला भी NADP जो है वो दोबारा से लाइट रिएक्शन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और उसके रिजल्ट में ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट बन जाता है, सॉरी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है। और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल्स वही वाला पाथवे होगा कि एक DHAP के अंदर या फिर डाइऑक्सीएसीटोन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बनाएंगे। वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज। ये तो मैं आपको जनरल ग्लूकोज की सिंथेसिस की बता रहा हूँ, ठीक है। और इस पाथवे में समवट 18 जो ATP हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे 18 जो ATP हैं, ठीक है। और जो बकाया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास रीजनरेशन के स्टेप से होते हुए, डिफरेंट स्टेप से होते हुए दोबारा से RUBP को रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये वही वाला कैल्विन साइकिल है जो कि जनरल प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। ये ज़रा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इससे अगला हम स्टेप प्रोसेस देखेंगे वो ज़रा कम एनर्जी कंज्यूमिंग है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, इस प्रोसेस के कंपैरिजन में, सॉरी। जो दूसरा कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस है दैट इज टर्म्ड एज रिवर्स सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके तकरीबन रिवर्स में चलता है, और ये प्रेजेंट होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो समवट इन रिवर्स चल रहे हैं एज कम्पेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोज की कन्वर्जन इनटू पायरोवेट, और फिर सेकंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन, पायरोवेट की कन्वर्जन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, और फिर थर्ड रिएक्शन होता है क्रेब्स साइकिल के पायरोवेट के हम उसको अटैच कर देते हैं एक ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, ठीक है। और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है सिट्रेट का, और फिर सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। फिर हम उसके आइसोसिट्रेट के ऊपर हम डीहाइड्रोजनेशन का स्टेप करते हैं, ठीक है। और अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही होती है। फिर आगे दोबारा से हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन करते हैं, जिसमें वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, और फिर वहाँ से सक्सिनेट के अंदर, सक्सिनेट से फिर फ्यूमारेट, और फ्यूमारेट से मैलेट, और फिर दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो रिवर्स में चलेंगे। अब आप देखिएगा कि कुछ किस तरह से वो सारे स्टेप्स चल रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट लेते हैं जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके ऊपर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं फ्रॉम दिस NADH, और ये NADH कहाँ से आई, वही वाली NADH दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन दी लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो वहाँ से वही वाली NADH को हमने जब ने इसके ऊपर ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो गया मैलेट के अंदर। मैलेट के अंदर से हम पहले जब फ्यूमारेट को मैलेट में कन्वर्ट करते हैं तो वाटर ऐड करते हैं, तो यहाँ से हमको वाटर को रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैलेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम दोबारा से इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम ATP के थ्रू इस सक्सिनेट को कन्वर्ट कर देते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम A के अंदर, ठीक है। अब ATP कहाँ से आया है, तो ATP भी उसी लाइट रिएक्शन के से ही आ रहा है, ठीक है। और फिर सक्सिनाइल A को ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करते हैं, तो ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू 5 कार्बन मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटारेट। फिर दोबारा से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर यूजिंग NADPH, तो ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट के अंदर, ठीक है। सिट्रेट फिर यूजिंग दिस एंजाइम सिट्रेट लाइज ये दो मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, एक 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसीटेट और दूसरा 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। यहाँ पे भी ATP यूटिलाइज होती है और साथ में कोएंजाइम A को आप अटैच कर देते हो। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है इसके ऊपर दोबारा से आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हो तो उसके रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरोवेट मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर ये पायरोवेट उसी तरह से रिवर्स में चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस के जितने भी स्टेप्स हैं उसके रिवर्स में चलता है, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, वो फिर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये आपके पास तकरीबन तमाम मॉलिक्यूल्स का प्रिकर्सर है, ठीक है। ये DHAP यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है अपने आइसोमर के अंदर, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना सकते हैं, वहाँ से फिर वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में ग्लूकोज बना लेगा, या फिर ये किसी भी और पाथवे के अंदर जाके
जो आपके पास ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं वो कोई और सब्सटेंस बना सकते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड बना सकते हैं, वो प्रोटीन्स बना सकते हैं, वो लिपिड्स बना सकते हैं। तो ये है रिवर्स सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि ज़्यादातर आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है और कार्बन फिक्सेशन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को अपने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिलीज करते हैं सल्फर को, वही वाला रिएक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था, H2S प्लस CO2। तो इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी के थ्रू इनटू C6H12O6 प्लस सल्फर रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमेटियम या अमीबो बैक्टर इसकी एग्जांपल है, और यहाँ पे क्रोमेटियम की स्पीशीज जो है उसकी डायग्राम भी गिवन है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो सल्फर को रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो वो डायरेक्टली हाइड्रोजन को अपने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर के ऊपर यूज़ करते हैं कि हाइड्रोजन को डायरेक्टली अटैच कर देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, और उसके रिजल्ट में वो C6H12O6 या फिर ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेते हैं, और साथ ही साथ में वो कोई भी सल्फर रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो डायरेक्टली ग्लूकोज की वो सिंथेसिस करते हैं और वाटर वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सल्फर रिलीज नहीं करते, और इसी वजह से सल्फर को थोड़ी बहुत अमाउंट को वो टॉलरेट कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड जो उनके लिए टॉक्सिक होती है। फॉर एग्जांपल रोडोबैक्टर स्फेराइड्स या रोडोस्पाइरिलम रोबरम का जो है वो इसकी एग्जांपल है। आपके सामने यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है रोडोबैक्टर स्फेराइड्स की। उसके बाद हम आते हैं जी अबाउट कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं कि वो कीमो सिंथेसिस करने वाले या कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, कि वो केमिकल्स के थ्रू जो है वो अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। और उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब ये है कि वो लाइट के थ्रू जो है वो एनर्जी या लाइट एनर्जी को नहीं कैप्चर कर रहे, लेकिन फिर भी वो ऑटोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दे डोंट यूज सनलाइट एज द एनर्जी सोर्स। ठीक है, उसके अलावा वो उसके बजाय वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और वहाँ से एनर्जी ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीडेशन से यहाँ पे क्या मुराद है, आपने ये याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन पे से हम यहाँ पे मुराद ले रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और वो इलेक्ट्रॉन फिर पंप कर देते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसके थ्रू वो ATP और NADPH बना रहे होते हैं। ठीक है, साथ में इससे मुराद ये भी है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड की, अमोनिया की, नाइट्राइड की, या फिर नाइट्रेट की, या फिर आयरन की। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स के अंदर, ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल डीप सी वेंट्स हो सकते हैं या एक्टिव वॉल्केनोज के अंदर ये पाए जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आपके हाइड्रोजन सल्फाइड को एक बैक्टीरिया, जो एक ज़रा जनरल डायग्राम है, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज करके ये बैक्टीरिया, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके ये अपने शुगर्स बना रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। उसके अलावा ये वाटर को भी साथ में यूटिलाइज कर रहे हैं और साथ में सल्फर के कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन भी गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड को सिंथेसाइज को यूटिलाइज करके शुगर और सल्फर कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जिस तरह से निट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, या फिर आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले हम ज़रा जनरल मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि किस तरह से ये ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अगर हम कीमोसिंथेसिस का मैकेनिज्म देखें जनरली, और इसमें हम आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की बात करें, तो ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने ज़रा आपको समझने के लिए मैंने ये इसको ऐड किया है कि ये बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि आयरन की ये जो Fe2+ स्टेट है इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनटू Fe+3 स्टेट। ठीक है, Fe+2 स्टेट से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, +3 से मुराद है कि 3 इलेक्ट्रॉन इस आयरन ने रिलीज किए हुए हैं। तो जब Fe+2 कन्वर्ट होता है +3 स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर यहाँ से इस मेम्ब्रेन के थ्रू फिर दूसरी मेम्ब्रेन में आ जाते हैं। ये आपने ज़रा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाले, जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देखेगा, या बैक्टीरिया की जनरल जो स्ट्रक्चर वाली है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी
कि ये क्या मुराद है यहाँ से। एक तो ये जनरल मेम्ब्रेन है और बाद में ये दूसरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होती है, वो है, ठीक है। तो उसके दरमियान में ये स्पेस पेरीप्लाज्म है, ठीक है, या पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रस्टिसाइनिन एक प्रोटीन मौजूद होता है इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर, ठीक है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये साइटोक्रोम BC1, और फिर वहाँ से क्यूनोन या कोएंजाइम क्यू के पास, और कोएंजाइम क्यू से फिर वो NAD के पास आ जाते हैं, ठीक है। ये रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिवर्स में चल रही है। जनरली तो ये होता था कि NADH जो है वो कन्वर्ट होता था, NAD के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता था, वो एक आपके जो कम्प्लेक्स 1 है उसके थ्रू, फिर वो ये कोएंजाइम क्यू के पास, और कोएंजाइम क्यू से फिर साइटोक्रोम BC1 के पास आते थे, और वहाँ से साइटोक्रोम C के पास, और वहाँ से फिर साइटोक्रोम AA3 के पास आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स में चल रही है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना ये है कि कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो में या पॉजिटिव जो जनरल जो इलेक्ट्रॉन फ्लो इसमें चलते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर, और साथ ही साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से ATP सिंथेसाइज होती है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें फिर आगे जाके कोई भी रिएक्शन कर सकती हैं, कैल्विन साइकिल कर सकती हैं, या फिर डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं वहाँ पे वो कर सकती हैं कार्बन फिक्सेशन के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल की, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, ठीक है। और ये ज़्यादातर सॉइल बॉर्न होते हैं, मतलब ये सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट्स को फिर नाइट्रोजन फिक्स करके देते रहते हैं, ठीक है। आपको हमने पहले डिस्कस किया बैक्टीरिया, सॉरी प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है, उसको अब डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन उसमें डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जांपल्स में आते हैं नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, जो कि अमोनियम आयन या अमोनिया गैस को ऑक्सीडाइज करता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन को ऐड करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट NO2 नेगेटिव के अंदर, और साथ में हाइड्रोजन एटम्स और साथ में एनर्जी जो रिलीज होती है उसको फिर वो अपने फंक्शंस के लिए यूटिलाइज कर रहा होता है। और दूसरे होते हैं नाइट्रोबैक्टर, जो उसी नाइट्राइट को फिर कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करके उसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ में एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अगली डायग्राम में आपको ज़रा समझ भी आ जाएगी कि यहाँ पे, लेट मी रिमूव दिस, ये कलर सही रहेगा जी। तो यहाँ पे ये जो एनिमल डंग है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, वो डिकम्पोज होते हैं इनटू अमोनियम आयंस या फिर अमोनिया गैस। तो नाइट्रोसोमिनास उसको पहले नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट के अंदर सॉरी कन्वर्ट करता है, और फिर नाइट्रोबैक्टर उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट के अंदर। फिर इस नाइट्रेट को डायरेक्टली दोबारा से प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और वो साइकिल एक चलता रहता है, ठीक है। अब ये नाइट्रेट जो है वो फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो दोबारा से नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे रोल किसका देखना है, इन दोनों बैक्टीरिया का देखना है इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करके खुद एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ और वो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वो रिलीज करते हैं वो फिर प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगली जो है वो है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कर सकते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो सल्फ्यूरेटेड वाटर या फिर जो साइल्स होती हैं जहाँ पे सल्फर ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेगियोटा एक बैक्टीरिया है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, उसको सल्फर के अंदर और एनर्जी के अंदर रिलीज कन्वर्ट कर रहा होता है, और एनर्जी को खुद यूटिलाइज करता है उसी पाथवे के थ्रू जो हमने अभी जनरली डिस्कस किया। उसके अलावा थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि सल्फर को कन्वर्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और साथ में एनर्जी को रिलीज कर रहा है। इन दोनों की डायग्राम्स यहाँ पर गिवन है। उसके बाद है जी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो कि एबिलिटी रखते हैं कि अंडरग्राउंड जो मालिक्यूलर सॉरी हाइड्रोजन होती है, ठीक है, उसको वो ऑक्सीडाइज करते हैं, उसकी ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, साथ में एनर्जी जो आती है, ठीक है, उसको अपने डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल
राल्स्टोनिया यूट्रोफा जो है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम गिवन है, तो ये वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, अब आप ज़रा देखिएगा कि ये जो साइड पे डायग्राम है, राइट साइड पे, तो ये उसकी मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये गिवन है, जो कि वहाँ पे एनर्जी के साथ से यूटिलाइज करेगा हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसके अंदर ये दो डिफरेंट हाइड्रोजिनेजेस हैं, एक है मेम्ब्रेन इंटीग्रेटेड हाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो इस बायोएनर्जेटिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व है, और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक हाइड्रोजिनेज, जिसका काम क्या होता है, NADH फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, तो उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी कि उसको कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजन एटम्स के अंदर या प्रोटॉन्स के अंदर। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, तो वो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके थ्रू वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास या साइटोक्रोम A3 के पास आते हैं, और वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस ऑक्सीजन के पास, और उसके रिजल्ट में वाटर बन रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में प्रोटॉन्स की पंपिंग के रिजल्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ATP सिंथेसाइज हो रही है, और वही वाले जो यहाँ पे प्रोटॉन बने थे, वो यहाँ से NAD को रिड्यूस कर रहे हैं इनटू NADH, सॉरी। ठीक है, और ये दोनों ATP और NADH, ये दोनों फिर बाद में सेल के जो डिफरेंट मटेरियल बनाने में फिर यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल कंसेंसस है इसका। बाद हम देखें तो आयरन बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हैं, जिसकी एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फेरस यानी कि Fe+2 को फेरिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, और उसी से एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जांपल फेरोबैसिलस, ये आपको कलर जो नज़र आ रहा है, ये आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की वजह से, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से है कि जो आयरन है वो FeOH होल ट्राइस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो एक ये कलर दे रहा है। ठीक है, ये रस्टी सी एक अपीयरेंस जो आ रही है, वो आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की वजह से है। और उसका हमने देखा कि जो फेरस है वो कन्वर्ट हो रहा है फेरिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन फिर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन वहाँ से फिर साइड जो आपके पास रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो के थ्रू जो है वो दोबारा से NADH बना देते हैं, और साथ ही साथ में ATP बनाते हैं, और ये दोनों चीज़ें फिर सिंथेसाइज करती हैं डिफरेंट सेल के मटेरियल्स को। अब हम आते हैं जी दूसरी कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया की तरफ, दैट आर टर्म्ड एज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो वो अपनी एनर्जी या फूड को प्री फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, पहले से बनी हुई डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो बेस्ड अपॉन देयर सोर्स एंड रिलेशनशिप टू द ऑर्गेनिज्म, के उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इनका क्या इफेक्ट है, उसकी बेस के ऊपर हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी लेते हैं। दूसरे हैं पैरासिटिक, जो कि लिविंग होस्ट से लेते हैं। और तीसरे हैं सिम्बियोटिक, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप से एनर्जी लेते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हैं जी सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, जिनको आप सेप्रोब्स का भी नाम दे सकते हैं। तो ये डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट ओरिजिन हो सकता है या फिर एनिमल का ओरिजिन का भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम सिस्टम या डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिनके थ्रू वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, और इसके रिजल्ट में बनने वाली एनर्जी को खुद यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दूसरे प्लांट्स के लिए या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के लिए अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, फिक्स जो कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इनको इसी वजह से रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी नाम दिया जाता है, या फिर स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ, के जो डिकम्पोजिशन करते हैं तो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है उनको स्कैवेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे जो मिल्क सोरिंग है वो इनकी वजह से हो रही होती है। चीज़ प्रिपरेशन में ये यूटिलाइज होते हैं, बटर प्रिपरेशन के अंदर और विनेगर प्रिपरेशन के अंदर भी ये यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिटोबैक्टर, जिसकी डायग्राम यहाँ पे गिवन है, और लैक्टोबैसिलस इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि अपनी नरिशमेंट लेते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल्स। ठीक है, जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे होते हैं पैरासाइट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो पैरासाइट्स की फॉर्म में जब वो ग्रो करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये पैथोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस के रिजल्ट में ये डिजीजेस काज करते हैं,
और डिजीज़ किस वजह से होती है, क्योंकि ये जो होस्ट का जो प्रोटोप्लाज्म है या उसका जो लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से मुराद आपको ये पता ही होगा कि प्रोटोप्लाज्म से मुराद क्या होती है, ठीक है, जो उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जितनी भी सब्सटेंसेज हैं वो प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं, ठीक है, जो कि सेल के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उसके लिए वाइटल होती हैं, तो उनको प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। तो वो सारे उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं बैक्टीरिया अपने एंजाइम्स के थ्रू, तो उसके रिजल्ट में डिजीजेस काज करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डिजीजेस की अगर हम बात करें तो टाइफाइड जो कि सैल्मोनेला टाइफी जिसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है उसके थ्रू हो सकती है। टेटनस, ठीक है, वो बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस ये जो माइकोबैक्टीरियम के थ्रू होती है, ठीक है, और निमोनिया, ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं वो इन्हीं बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं जो कि ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं। फॉर उसके अलावा प्लांट डिजीजेस भी बैक्टीरिया काज करते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रस कैंकर है, ठीक है, उसके अलावा रिंग रॉट ऑफ पोटैटो भी ये काज करते हैं। नेक्स्ट है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक क्लोज एसोसिएशन बनाते हैं, या फिर जिसमें ये दोनों पार्टनर्स जो हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट ले रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइजोबियम रेडिक्योला इसकी एग्जांपल आती है, जो कि रूट नोड्यूल्स या रूट के जो स्वोलन पोर्शंस होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, जो लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो पी प्लांट है, ठीक है, उस फैमिली में जो हैं वो रूट नोड्यूल्स मौजूद होती हैं, और इन रूट नोड्यूल्स के अंदर दिस इज द रूट नोड्यूल, ठीक है, तो इसके अंदर मौजूद है आपके ये वाले बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम रेडिक्योला। तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहे हैं प्लांट को, फॉर एग्जांपल नाइट्राइट के फॉर्म में या फिर अमोनियम की फॉर्म में। फिर प्लांट उसके बदले में उनको क्या दे रहा है, प्लांट इन टर्न उनको कार्बोहाइड्रेट देता है उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, और साथ ही में उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये, और ज़्यादातर ये सॉइल के अंदर फर्टिलिटी को ऐड करती हैं। तो आई होप दिस वुड हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।